से मिला है खजाना, ये हमको आगे से बढ़ाना है। इल्म सेहत है ये, सेहत से ही ज़माना है। डीडी उर्दू के प्रोग्राम इल्म सेहत में आपका खैर मकदम है। जैसा कि हमने अब तक जाना, यूनानी तिब अरबी और फ़ारसी तिजारत करने वालों के साथ हिंदुस्तान पहुंचा। 13वीं से 17वीं सदी के दरमियान ये बुलंदियों पर था। हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने अपने तजुर्बे और हिंदुस्तानी ज़मीन पर पैदा होने वाली दवाइयों वाले पेड़ पौधों की मदद से इसे एक नई शक्ल दी और ये यूनानी तिब के नाम से जाना जाने लगा। कुदरत की हर चीज़ की तरह इसमें भी कई उतार चढ़ाव आए। आज के इस दौर में हर ख़ास व आम एक बार फिर इस कुदरती और महफूज इलाज के तरीके को अपनाने लगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे यूनानी तिब में तर्ज ज़िंदगी के मौके के बारे में। एक ख़ानदानी एक तरह का ये प्रोफेशन था और उसमें इसको सिर्फ जो हकीम अपने बच्चों तक ही इसको महदूद रखते थे, यानी सीना बसीना इसका ताल्लुक़ था और कोई बाहर का आदमी सोच भी नहीं सकता था कि हम तिब को सीखें या उसमें प्रैक्टिस करें। यूनानी में लोग क्वालिफिकेशंस लेते थे, वो एक तरह से गुरु शिष्य परंपरा की तरह से लेते थे। कोई इंस्टीट्यूशनल उनके लिए टीचिंग या ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ नहीं थी। जो हमारे वालिद थे हकीम मुमताज़ अहमद साहब, वो तकरीबन 60-65 साल से रामपुर के अंदर मतलब कर रहे थे। मेरी जब आँख खुली तो मैंने भी दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें साल के अंदर वो सारी यानी उनके तौर तरीके समझ लिए। तो मैंने उनके भी तकरीबन 7 साल काम सीखा और उन्होंने बहुत लगन के साथ में पूरे उनके भी कुछ 200-250 साल पुराने नुस्खे थे, सब मुझे पढ़वाए। और हमारे के जो 200-250 साल पुराने नुस्खे थे वो हमें एक जगह किए। आज वो सारे नुस्खे मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि पुराने गले में कागज़ और वो किताबें मेरे पास नहीं हैं। लेकिन तजर्बा की बहस करने पर तकरीबन मुझे 3 या 4 हज़ार नुस्खे याद हैं। मेरे वालिद साहब जो थे इसी काम को करते थे आखिर दम तक। फिर उसके बाद में मैं उनके साथ से लगा हुआ था। अब मुझे तकरीबन 50 साल के करीब हो गए इस काम को करते हुए। मेरे वालिद ने मुझको सिखाया, मुझे बताया, इसके फ़ायदे भी जताए, मैंने उसको समझा। उसके बाद में उनके ज़माने से मैंने भी शुरू कर दिया और अब तक मैं कर रहा हूँ। आप इसका लिटरेचर देखेंगे पहले का यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, तो उसमें भी ये चीज़ नुमाया होती है कि वो उसमें लिखा गया है कि सीना दर सीना चलने वाला सिस्टम रहा है। तो कौन है ऐसे माहिर जो यूनानी दवा के बारे में सही और पूरी मालूमात दे सकेंगे? क्या यूनानी तिब का माहिर हकीम बनने के लिए कोई ख़ास किस्म की तालीम ज़रूरी है? हमारे मुल्क में ऐसे कौन से तालीमी इदारे हैं जो यूनानी तिब में सनद या दर्जा देते हैं? आइए जानें। हकीम अजमल खां साहब ने इस तालीम को बहुत ही साइंटिफिक अंदाज में पेश किया। इसके लिए बाकायदा एडवाइजरी कमेटी बनाई। चूँकि हकीम अजमल खां इस बीच में कई बार उन्होंने इंग्लैंड का दौरा किया, जर्मनी गए, आप ऑस्ट्रिया गए, तो चुनांचे उन्होंने वहाँ जाके जो कि उस वक्त की मॉडर्न मेडिसिन का पढ़ाने के जो तरीके थे उसको उन्होंने वहाँ पे देखा और बिल्कुल इसको रिप्लिकेट करने के अंदाज में कि उस सिस्टम में कैसे आयुर्वेद और यूनानी को पढ़ाया जाए। और इसकी बाकायदा टीचिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का उन्होंने अपने विजन से इसको देखा और उसके लिए इंस्टीट्यूशंस को खोल करके और उसके ज़रिए से इसकी बाकायदा तालीम का इंतज़ाम किया। 13 फरवरी 1921 को इस इदारे का यानी आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिबिया कॉलेज एंड हॉस्पिटल की इब्तिदा बाबा कौम महात्मा गांधी के दस्ते मुबारक से हुई। ये हिंदुस्तान का एक सबसे पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ 2 समुदाय के लोग हिंदू और मुस्लिम साथ साथ रहते हैं और साथ साथ जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये सबसे बड़ा एक कम्युनल हारमोनी का सेंटर है। कि अजमल खां तिबिया कॉलेज AMU अलीगढ़ जो है ये 1927 में इस्टेब्लिश हुआ और ये आज की तारीख में तकरीबन 80 साल से ज़्यादा पुराना कॉलेज है।
اور یہ ہندوستان کا دوسرا سب سے پرانا یونانی میڈیسن کا ادارہ ہے. جو طبیہ کالج ہے اور جو اجمل خان ہاسپٹل ہے وہ کمپلیٹ ویسٹرن یو پی میں طب میڈیسن جو ہے پیشنٹس کو دے رہا ہے بغیر کسی چارجز کے. یعنی جو طبیہ کالج ہاسپٹل میں پیشنٹس آتے ہیں ان کو کوئی چارج نہیں ہوتا, جو ہے ریفرل چارجز نہیں ہوتے, اور میڈیسن بھی ہم فری دیتے ہیں. جامعہ ہمدرد 1989 میں پہلے اسٹیبلش ہو گئی تھی. اس سے پہلے یہ اس میں کئی انسٹیٹیوشنز تھے یہاں پہ جو دلی یونیورسٹی کے ساتھ میں منسوخ تھے, اور اب آج کل جو ہے یہ فل فلیج یونیورسٹی ہو گئی ہے. جو ہماری یونانی فیکلٹی ہے وہ سب سے پرانی فیکلٹیز میں سے ایک فیکلٹی ہے جامعہ ہمدرد میں. اس میں صرف یونانی میڈیسن پڑھائی جاتی ہے, بلکہ اس میں فل فلیجڈ ہاسپٹل بھی ہے. اور ہمارے پاس 36 فیکلٹی ممبر جس میں پروفیسرز, ایسوسیٹ پروفیسرز اور اسسٹنٹ پروفیسرز کے علاوہ کلینکل رجسٹرارز بھی ہیں. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن, ڈپارٹمنٹ آف آیوش, منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر کے ماتحت چلنے والا ایک خود مختار ادارہ ہے. اس کا قیام کی شروعات تو 1984 میں ہو گئی تھی, لیکن عملی طور پر اس کا قیام 2004 میں شروع ہوا. اس ادارے کے اغراض و قیام کا مقصد طب یونانی کی پوسٹ گریجویشن کی تعلیم اور تحقیق اور یونانی طریقہ علاج معیاری اور تحقیقی طریقہ علاج سے مریضوں کی خدمت کرنا اس کے بنیادی اغراض و مقاصد میں سے ہے. اس وقت ہندوستان میں تقریباً 40 سے زیادہ یونانی میڈیسن کے کالجز چل رہے ہیں, جن میں لگ بھگ 40% جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں اور لگ بھگ 60% جو ہیں وہ انسٹیٹیوشنز گورنمنٹ سیکٹر کے ہیں. CCIM یعنی سینٹرل کاؤنسل آف انڈین میڈیسن ہندوستانی حکومت کا ایک ایسا ادارہ ہے جو یونانی طب میں تعلیم کی دیکھ بھال کرتا ہے. سینٹرل کاؤنسل آف انڈین میڈیسن جسے ہم CCIM کہتے ہیں, وہ پوری کی پوری ایجوکیشن, ٹریننگ اور پریکٹس کی ریگولیٹری باڈی ہے, اور انہوں نے باقاعدہ MSR نوٹیفائی کر دیا ہے منیمم اسٹینڈرڈ ریگولیشنز فار ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ایٹ دا لیول آف UG اینڈ ایٹ دا لیول آف PG. ہندوستان میں جتنے بھی یونانی میڈیسن کے کالجز چل رہے ہیں, چاہے وہ پوسٹ گریجویٹ لیول کے ہوں یا انڈر گریجویٹ لیول کے ہوں, سبھی میں یونیفارم سلیبس اور ٹیچنگ اور ٹریننگ دی جاتی ہے. ادارہ کرناٹکا کی میڈیکل یونیورسٹی ہے, راجیو گاندھی آف یونیورسٹی ہے سائنسز, اس سے ایفیلیٹڈ ہے, اور سینٹرل کاؤنسل آف انڈین میڈیسن کا مجوزہ تعلیم و نصاب اپروڈ بائی یونیورسٹیز کو ہم فالو کرتے ہیں. یونانی طب میں ڈگری لینے کے لحاظ سے مختلف ادارے ایک انٹرنس ایگزام لیتے ہیں جو یونیورسٹی کے تحت آتے ہیں. اس ایگزام کے نتائج کی بنیاد پر ہی طالب علم کا ایڈمیشن منحصر ہے. دیش بھر کے کونے کونے سے آئے بچے اس ایگزام میں بیٹھ سکتے ہیں. ایگزام کا طریقہ ملک بھر میں ایک جیسا یعنی یونیفارم ہے. ایڈمیشن کا جو طریقہ ہے وہ دلی یونیورسٹی نے لیٹ ڈاؤن کر رکھا ہے, جس میں جو کرائٹیریا ایڈمیشن کا ہے وہ +2 ہے یعنی 12, اور 12 میں بھی میرٹ پرٹیکولرلی 3 سبجیکٹ میں, فزکس, کیمسٹری اینڈ بایولوجی, منیمم 50% ہونا چاہیے. پھر اس کے اوپر جو ایک میرٹ لسٹ بنتی ہے تو ان 40 سیٹس میں جن کے ہائیسٹ مارکس ہوتے ہیں اسی بیسس پہ کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. میں نے لاسٹ ایئر اپنا 12th کمپلیٹ کیا ہے AMU اسکول سے, اور میں نے سائنس سائڈ لی تھی, اس لیے میں یہاں BMS میں ہوں. ہمارا انٹرنس ٹیسٹ ہوا تھا جس میں میرا مطلب سلیکشن ہو گیا تھا. اس کے بعد سے میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں اس کورس میں, کیونکہ ہم لوگ سبھی کچھ سیکھتے ہیں جو کہ ماڈرن میڈیسن والے سیکھتے ہیں. انٹرنس کے اندر انگلش کا بھی تھوڑا پورشن آتا ہے, بٹ فزکس, کیمسٹری, بایو کا پورشن آتا ہے. اس کے اندر مینلی آبجیکٹیو ٹائپس کویشچنس ہوتے ہیں. اردو کا کچھ کویشچنس اردو کے ہوتے ہیں جن کو ہمیں سالو کرنا ہوتا ہے. اس انٹرسٹیڈ کو کوالیفائڈ کرنے کے بعد ان کا انٹرویو ہوتا ہے. انٹرویو کے بعد سلیکشن ہوتا ہے. سلیکشن کے بعد یہ کلاسز چلاتے ہیں. بہت سے ایسے بچے ہیں جو مدرسوں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کیا یہ بچے اس تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں؟ آئیے جانیں. ہم پری طب بھی دیتے ہیں. طب سے پہلے BUMS میں جانے سے پہلے وہ 1 سال کا کورس کرتے ہیں, برج کورس. یہ ان لوگوں کے لیے, ان طالب علموں کے لیے ہے جو مدرسے سے آتے ہیں.
मदरसा स्ट्रीम को मुरवजा तालीम में ये ब्रिज कोर्स दिया जाता है, वो कोर्स करके वो BUMS कर सकते हैं। जब वो आ जाते हैं तो एक साल उनको हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश पढ़ा लेते हैं और वो एक प्रीतिब की डिग्री मिलती है उनको, जो उनको क्वालिफाई करवाती है BUMS में एडमिशन देने के लिए। चूँकि हम मदरसे बैकग्राउंड से, इसलिए साइंस या इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बेसिकली हमें यहाँ सीखनी पड़ती हैं और BUMS के जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, इन तमाम केमिस्ट्री हैं, फ़िज़िक्स हैं या बायोलॉजी से चीज़ें हैं, तो ये तमाम चीज़ें हमें यहाँ सिखाई जाती हैं। और इस एक साल के कोर्स में हम यानी फर्स्ट से लेकर के 12 तक के हमें कवर किया जाता है और ये सारा क्रेडिट हमारे असातिज़ा को जाता है। टीचर्स को हमारे ऊपर बहुत मेहनत करते हैं और हमें इस लायक बनाते हैं कि हम उन बच्चों के साथ हो सकें जो स्कूल से या साइंस साइड से BUMS में आते हैं। ये जो प्रीतिब की क्लास है वो BUMS से पहले होती है, क्योंकि ये क्लास मदरसे बैकग्राउंड के बच्चों के लिए होती है और इसमें 11th 12th लेवल की साइंस और वो एक्सपेरिमेंट बताए जाते हैं, हमें पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि जब हम अगले प्रोफ में जाएं तो हमें कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा हमारा सर्टिफिकेट कोर्स है दवा साजी में, फार्मेसी में, इसी का, और वो भी हम दे रहे हैं उन लोगों को जो मदरसे से आए हैं और बाकी स्कूलिंग से, और वो इमीडिएटली ये कोर्स करके, सर्टिफिकेट कोर्स करके ये जा सकते हैं या अपने बिजनेस में या किसी फार्मेसी में जो यूनानी मेडिसिन की होगी। तिब्बिया कॉलेज में BUMS और MD के लिए एक मुकर्ररा सीट्स होती हैं और ये किसी भी दूसरे मेडिकल कोर्स या MBBS की ही तर्ज पर होती हैं। फिलहाल अंडर ग्रेजुएट का इंटेक 60 का है, जिन 60 सीटों में 15 सीटें प्रीतिब और के लिए मुख्तस हैं और 45 सीटें BUMS डायरेक्ट एडमिशन के लिए फिक्स हैं। कारोबाग तिबिया कॉलेज में ग्रेजुएशन लेवल पे 40 सीट्स हैं। इसके अलावा 2 मज़ीद सीट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनी। जो नॉमिनी होते हैं ख़ास तौर से ऐसे स्टेट्स आइडेंटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जहाँ पे तिबिया कॉलेज नहीं है। मिसाल के तौर पे पंजाब और उत्तराखंड, वहाँ के लिए 2 सीट मखसूस की गई हैं नॉमिनेशन के ज़रिए, तो 42 सीट हो गई और 2 सीट हैं फॉरेन नेशनल के लिए, अगर कोई विदेशी अगर यूनानी पढ़ना चाहता है तो फिर वो, तो इस तरह से टोटल 44 सीट्स हैं। और हमारी टोटल स्ट्रेंथ इस फील्ड में 50 लड़के हम हर साल लेते हैं BUMS में। इसके साथ साथ हमारे यहाँ 2 PG भी होते हैं, MDs भी होते हैं। BUMS जो बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी या जिसको हम कामिल तिब्बो जराहत का नाम देते हैं, ये पूरा कोर्स यूनिफॉर्मिटी के साथ और स्टैंडर्डाइज फॉर्म में पूरी तरह से, जहां उसका पूरा सिलेबस है, यूनिफॉर्म सिलेबस है, यूनिफॉर्म क्यूरिकुलम है। कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो 4.5 साल का एक कोर्स है, उसके बाद 1 साल के मखसूस तौर पे इंटर्नशिप या ट्रेनिंग का उसमें रखा जाता है, जो टोटल मिलाकर के 5.5 साल का कोर्स हो जाता है, जिसको 3 हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया है, जिसके अंदर फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ और थर्ड प्रॉफ है। इस कोर्स को MBBS की तर्ज पर बनाया गया है। इसमें 1.5 साल के 3 प्रोफेशनल हैं। 1.5 साल का पहला प्रोफेशनल, 1.5 साल का सेकंड, 1.5 साल का थर्ड। इस तरह 3 एग्ज़ाम होते हैं हर प्रोफेशनल के बाद। 2 पैथीज एट ए टाइम उनको पढ़ाई जाती हैं। एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन की भी पूरी उनको तालीमात दी जाती हैं। उसके साथ साथ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो एक हमारा तिब्बी नज़रिया है, उसके ज़रिए भी और उसके जो भी इस तरह से फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में भी पूरा बताने की कोशिश की जाती है। इसमें फर्स्ट ईयर के अंदर वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे MBBS में पढ़ाते हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर से एनाटॉमी जैसे तशरीह बदन है या फिजियोलॉजी है, उसके बारे में तालीमात दी जाती हैं। फर्स्ट प्रॉप में सब्जेक्ट्स मुफरिदात हैं, एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी और अरेबिक है, जो हमारे लिए कंपलसरी होता है क्योंकि हमें मुफरिदात में वही लैंग्वेज यूज़ होती है। मॉडर्न के बारे में यहाँ पढ़ाया जाता है और यूनानी कंसेप्ट भी दिया जाता है ताकि हम मरीज़ को दोनों तरह से देख सकें। यानी इमरजेंसी हालत में अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको कैसे क्योर करना है, और अगर कोई क्रोनिक पेशेंट है तो उसको कैसे ट्रीट करना है यूनानी कंसेप्ट के हिसाब से। ये इस कोर्स की सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद जैसे जैसे स्टडीज़ आगे बढ़ जाती हैं, सेकंड प्रॉफ के अंदर आ जाता है स्टूडेंट, तो उसके बाद उसकी जो भी तालीम है उसका भी दर्जा बढ़ जाता है उसके अंदर। सेकंड प्रोफेशन के अंदर भी उसी तरह से जैसे MBBS के अंदर सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी पढ़ाया जाता है, उसी तरह यहाँ भी पढ़ाते हैं। प्लस कुछ
यूनानी के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। मैं बीओएमएस सेकंड प्रॉफ की तालबा हूँ और हम जो यहाँ सब्जेक्ट पढ़ते हैं सेकंड प्रॉफ में वो है मुरक्कबात, सैदला, पैथोलॉजी, हाइजीन, जूरिस्प्रूडेंस, टॉक्सिकोलॉजी। यूनानी भी पढ़ाई जाती हैं हमको और इसी तरह मॉडर्न की भी चीज़ें हमको पढ़ाई जाती हैं। सेकंड प्रॉफ में हमने अद्वियाँ बनाई हैं जिन्हें मेडिसिन कहा जाता है इंग्लिश में। बहुत सारी अद्वियाँ बनाई गई हैं जिसमें से शरबत और हब, ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं। और यहाँ पर हमने जैसे सॉफ्टवेयर ऑपरेटर्स के ज़रिए अर्क निकालना और कैप्सूल फिलिंग मशीन के ज़रिए कैप्सूल फिलिंग करना और इसके कोटिंग मशीन के ज़रिए बहुत सी दवाएं जो मज़े में कड़वी होती हैं उनको उन नेचुरल दवाओं को कोटिंग करके हम इस्तेमाल कराते हैं। उसके बाद फिर उसको आईपीटी या ओपीटी से वाबस्तगी उसमें फाइनल प्रॉफ के अंदर उसकी आ जाती है, जिसमें उसको एक तरह से मरीज़ों के ऊपर तजुर्बे का भी मौका मिलता है और उनको ज़्यादातर बीमारियों के बारे में भी और या उनके जो भी प्रिवेंशन हैं या ट्रीटमेंट हैं या इन्वेस्टिगेशन हैं उनके ताल्लुक से उसको फाइनल प्रॉफ के अंदर बताया जाता है। उसी के दरमियान उसकी जो है रोगी के साथ जो है आपस में एक इंटरेक्शन होता है, वो सीखता है अपने शिक्षक से या अपने प्रोफेसर से कि वो हमारे प्रोफेसर साहबान किस प्रकार से मरीज से बात करते हैं, किस प्रकार का पर्चा वो लिखते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए छात्र सीखता है। जो चीज़ क्लास में पढ़ाई जाती है तो उसका प्रैक्टिकल भी होता है लैब में, और इसके अलावा ओपीडी भी होती है हमारी। वहाँ पर मरीज़ों पे हमें बताया जाता है कि किस तरह से उनको देखना है, किस तरह से उनकी पालपेट करना है, किस तरह से उनसे बात करनी है, उनसे इंटरोगेशन लेना है, किस तरह से। फिर 1 साल की कंपलसरी रोटेटरी ट्रेनिंग पीरियड होती है जिसमें हम बच्चों को 1 साल तक ट्रेनिंग का एक्सपोजर हॉस्पिटल्स में देते हैं। अभी फिलहाल इंटर्नशिप कर रही हूँ। फाइनल ईयर में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि पोस्टिंग बाहर लगा करती थी। प्रैक्टिकली जो हमने थ्योरी में पढ़ा था यहाँ पे उतना नहीं पता लगता, लेकिन जब प्रैक्टिकली किया तो बहुत अच्छा लगा। मेरा इंटरेस्ट भी सर्जरी में है और मैंने सर्जरी बहुत करी है फाइनल प्रॉफ में। यहाँ इंटर्नशिप में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। यहाँ पर पेशेंट्स देखती हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ यहाँ इस इंस्टीट्यूट का पार्ट बन के। और अब इन फ्यूचर मेरे प्लान्स हैं पीजी यहीं स्पेशली गायनी में करने के। आज मुल्क भर में तकरीबन 42 अंडर ग्रेजुएट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस हैं जो मुल्क के हर कोने में फैले हुए हैं। इसके अलावा 3 सरकारी इंस्टीट्यूट भी हैं जिनमें 7 मज़ामीन में तालिब इल्म पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग 6 डिपार्टमेंट्स में एडमिशन इनटेक कैपेसिटी 34 है। दाखिला ऑल इंडिया कंपटीशन PGET कहलाता है, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन, जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कंडक्ट करती है। उसमें अकॉर्डिंग टू मेरिट दाखिला होता है। 2 सीटें फॉरेनर्स के लिए और 2 सीटें गवर्नमेंट नॉमिनेशंस के लिए मुख्तस हैं। आज की तारीख में हमारे कॉलेज में 6 मुख्तलिफ मज़ामीन में पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि हिंदुस्तान में वाहिद इदारा है जहां इन 6 मज़ामीन में एक साथ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन की तालीम दी जाती है। 4 मजमून हैं हमारे यहाँ, 4 डिसिप्लिन्स हैं जिनमें MD होता है, जिसमें एक इल्मुस सैदला यानी यूनानी फार्मेसी है, दूसरा है मुनाफिउल आज़ा यानी यूनानी फिजियोलॉजी है, तीसरा है कबालतो अमराज निस्वा गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, और चौथा जो मजमून है वो मौलिजात या यूनानी मेडिसिन है। अभी तक हमारे इंस्टीट्यूट में 3 एरियाज में MD किया जाता है। एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। इसी तरह इल्मुल अद्विया जो फार्मेसी होता है, इसमें जो ड्रग्स इसके बन जाते हैं, उसमें 3 सीटें मिल जाती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो मौलिजात है और ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट होता है और उसके बाद में ये फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। BMS कंप्लीट करने के बाद ये चाहा कि अभी इसी तरीके इलाज में स्पेशलाइजेशन किया जाए, तो उसको सामने रखते हुए MD में दाखिला लिया। एक एंट्रेंस क्लियर करना होता है जो कि DU कंडक्ट करती है और सारे सब्जेक्ट्स मतलब उसमें इंक्लूडेड होते हैं एंट्रेंस टेस्ट में, और फिर उसको क्लियर करने के बाद आपको स्पेशलाइजेशन मतलब MD के में एडमिशन मिलता है। और इसके मैं जो MD कर रही हूँ वो सैदला डिपार्टमेंट से कर रही हूँ। मैंने BMS अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से किया है और मैं यहाँ पे टेस्ट के ज़रिए यहाँ पे नेशनल लेवल का एक टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद हमारा यहाँ पे एडमिशन हुआ है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ मुआलिजात
मैं MD फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तालीम पूरी कर लेने के बाद अगला कदम होता है एक ऐसा मौका जो आपको अपनी रोजी रोटी कमाने के काबिल बना सके, आपको अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक बना सके और दूसरों की खिदमत करने के काबिल बना सके। तो कहाँ हैं ऐसे तर्ज ज़िंदगी के मौके? आइए जानें। यूनानी मेडिसिन की ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की तालीम हासिल करने के बाद एक अच्छे तबीब, अच्छे फिजिशियन के तौर पर मार्केट में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में मुआविन साबित हो सकते हैं। यहाँ से निकलने के बाद रजिस्ट्रेशन जहाँ भी जिस स्टेट में प्रैक्टिस करना चाहें तो वो स्टैट्यूटरी है। स्टूडेंट अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, प्लस गवर्नमेंट में मेडिकल ऑफिसर लग सकता है, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, CGHS में। मिसाल के तौर पे दिल्ली सरकार के अंदर तकरीबन 16-17 डिस्पेंसरी चल रही हैं, वहाँ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, BUMS ही उनकी लियाकत होती है, वो वहाँ जा सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर हो सकते हैं। इसी तरह से कारपोरेशन में भी मेडिकल ऑफिसर है, वहाँ बहुत सारी डिस्पेंसरी चल रही हैं। मुल्क के हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में वो अपनी सर्विसेज रेंडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो यूनानी तिब की एक बहुत बड़ी एक काउंसिल है हमारी, पिछले 30 साल से वो रिसर्च डेवलपमेंट में लगी हुई है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन। वहाँ रिसर्च ऑफिसर के तौर पे भी वो अपनी खिदमत दे सकते हैं। वो टीचिंग के फील्ड में जा सकते हैं, रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं। मैंने इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, BUMS, और अब मैं इस पल्स प्रोजेक्ट में एज ए सीनियर रिसर्च फेलो काम कर रहा हूँ और ये मेरा फर्स्ट पोस्टिंग है, फर्स्ट जॉब है। और भी बहुत सारे इदारे हैं प्राइवेट, अगर सेक्टर में हम देखें तो वहाँ भी काफ़ी कुछ वो बड़े बड़े इदारे हैं जो स्पेशलाइज्ड अपनी क्लिनिक खोल रखी है उन्होंने, जैसे कोई ओबेसिटी क्लिनिक है या जॉइंट्स की, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की, जैसे डायबिटीज़ की। तो अगर हम देखें शहरों में तो इस तरह की क्लिनिक्स पे भी हमारे यहाँ के जो बच्चे जो पास आउट होते हैं तो उनको भी अच्छी खासी तनख्वाहों पे वो लोग एज ए यूनानी स्पेशलिस्ट तकर्रुर दे देते हैं। आयुष का एक हिस्सा यूनानी है और जगह जगह पे यूनानी की ज़रूरत पड़ती है और लोग बच्चों को जगह मिल जाती है, लेकिन उसके अलावा वो इस काबिल हम उनको तैयार कर लेते हैं कि वो अपनी टांगों पर खड़े हो रहे हैं और कौम की, हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत कर पाए। तो देखा आपने, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि इनके मुनफी असरात कम हैं, बल्कि असरात को ना हटाकर जिस्मानी और दिमागी सेहत की तरफ ले जाती है। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि गैर मुल्कों में भी यूनानी तिब की मांग बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए इस कुदरती कामयाब पैथी को अपनाना और इसे अपना पेशा बनाना आने वाले सालों में आपको बहुत तरक्की दिला सकता है। अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे यूनानी मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन के बारे में। यूनानी तिब के इस पेशे में आप एक अव्वल दर्जे के पेशेवर बने, इसी दुआ के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़। पुरखों से मिला है खजाना ये हमको, आगे से बढ़ाना है, इल्मे सेहत है ये, सेहत से ही ज़माना